गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बीएससी थर्ड ईयर में हिंदी मीडियम की क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सहसंयोजक बंध। दो तरह के पढ़ लिए थे, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। अब तीसरा हम लोग जो पढ़ेंगे वो है धात्विक बंध। धात्विक बंध। तो पहले इसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए क्या होता है कि कोई भी जो धातु होती है उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे परमाणुओं के नाभिक होते हैं। परमाणु होते हैं तो परमाणु अपने साथ नाभिक तो लेकर चलते हैं। नाभिक जैसे इनको पॉजिटिवली चार्ज दिखाते हैं, धनावेशित होते हैं नाभिक। ऐसे बहुत सारे हैं, मैं इसको बस समझाने के लिए इतने से बना दिए हैं। अब क्या होता है कि जो धातु होती है उनमें हमेशा क्या होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से धातु जो होते हैं वो चालक होते हैं, किसके, विद्युत के या ऊष्मा के। तो इसमें क्या होते हैं कि जो इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक से बहुत ही ढीले बंधे हुए होते हैं। ढीले बंधे हुए होते हैं और आराम से विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं जहाँ उनका मन चाहे वहाँ। तो ये जो नाभिकों के ये जो आयन होते हैं, यानी कि ये जो धात्विक आयन होते हैं पॉजिटिवली चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में कैसा दुर्बल बंध बनता है जिसे हम धात्विक बंध कहते हैं। यानी कि इसमें जो धातु जो है हमारे पास, यानी धात्विक बंध को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी जो आयन होते हैं उनका, या हम लोग इसको लैटिस आयन यानी कि जालकों में जो आयन होते हैं वो, और इलेक्ट्रॉन जो कि बाहर विचरण कर रहे हैं, ऐसे फ्रीली मूव कर रहे हैं, मुक्त रूप से विचरण कर रहे हैं, उनके बीच में जो दुर्बल बंध बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं, धात्विक बंध कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देखिए। धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन, धातुओं में संयोजी इलेक्ट्रॉन किससे, नाभिक से ढीले बंधे हुए रहते हैं, नाभिक से ढीले बंधे रहते हैं। जब ये सब परमाणु मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, क्योंकि ये सारे के सारे परमाणु मिलेंगे, अलग अलग परमाणु मिलकर एक क्रिस्टल का निर्माण करेंगे। तो एक जो हमारे पास परमाणु होगा उसके मुक्त इलेक्ट्रॉन और उसके जालक आयनों के बीच में जो दुर्बल बंध बनेगा वही हमारा कौन सा बंध कहलाएगा, धात्विक बंध कहलाएगा। ये सभी परमाणु मिलकर क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। तो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन जो फ्री मूव कर रहे हैं, इनके संयोजी इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के धनात्मक आयनों, क्रिस्टल में कैसे आयन भी होते हैं, धनात्मक आयन, क्रिस्टल के धनात्मक आयनों से आकर्षण क्रिया द्वारा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा, धनात्मक आयनों के मध्य आकर्षण क्रिया द्वारा दुर्बल बंध बनाते हैं, जिन्हें धात्विक बंध कहते हैं। क्योंकि प्रबल बंध इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि इसको चाहिए मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे तभी ये क्या करेगा, ये विद्युत का और ऊष्मा का चालन करेगा, और धातुओं में ये गुण
होता है। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, डेफिनेशन हो जाएगी। अब इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज, यानी कि गुणधर्म किसके, धात्विक बंध के, या धात्विक बंध जिन क्रिस्टलों में पाया जाएगा उनके गुणधर्म। तो देखिए धात्विक क्रिस्टलों के गुणधर्म। अब इसमें क्या क्या गुणधर्म होंगे, तो देखिए सबसे पहली इसकी होगी सहसंजक ऊर्जा। क्या पड़ी थी सहसंजक ऊर्जा, किसी भी क्रिस्टल को उसके घटक परमाणुओं को तोड़ने में आवश्यक ऊर्जा सहसंजक ऊर्जा कहलाती है। बंध जितना ज्यादा मजबूत, सहसंजक ऊर्जा उतनी ही ज्यादा जरूरत होगी। तो यहाँ पे सहसंजक ऊर्जा कम लगेगी क्योंकि धात्विक बंध जो है वो कमजोर है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि धात्विक बंध दुर्बल प्रकृति का होता है, अतः इनकी सहसंयोजक ऊर्जा सहसंजक ऊर्जा अपेक्षाकृत औरों की तुलना में अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरा इसे पढ़ेंगे चालकता। इनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसीलिए ये विद्युत के और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। इन क्रिस्टलों में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, अतः ये विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं। तीसरा गलनांक व क्वथनांक। अगर इनके गलनांक व क्वथनांक की बात करें और नहीं भी लिखें तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब ये बंध कैसे हैं, दुर्बल हैं, तो इसीलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, कम होते हैं। तो लिखेंगे इन क्रिस्टलों के गलनांक व क्वथनांक कम होते हैं। चौथा, अब इनकी कैसी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, धात्विक गुणधर्म के बारे में, कि धातुओं में कौन कौन से गुणधर्म पाए जाते हैं, वो इनमें कौन कौन से मिलेंगे। धात्विक गुणधर्म, देखिए धात्विक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपको पता हो तो इनमें तन्यता मिलती है, इनमें इलास्टिसिटी मिलती है, कुछ जैसे कि रबड़ हो गया, इनमें क्या होता है, इलास्टिसिटी होती है। का मतलब इन्हें जब खींचा जाता है या इनकी स्थिति या इनकी पोजीशन या इनकी संरचना को बदला जाता है, तो जैसे ही उनको छोड़ देते हैं वो वापस से अपनी पहले वाली पोजीशन में आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं तो इलास्टिसिटी या प्रत्यास्थता। दूसरा, धातुओं में चमक का गुण पाया जाता है, इनमें एक चमक मिलती है। एक इनमें लचीलापन होता है बहुत ज़्यादा। लचीलापन का मतलब कैसे मानेंगे, जैसे लोहा है उसको पीट पीट कर उसमें पतली चादरों में उसे बदल दिया जाता है, वो टूटता नहीं है बीच में से, तो वो इसमें लचीलेपन का गुण हो जाएगा। और चौथी बात करें तन्यता की, जैसे कि सोना जो होता है
अब अपन लोग पढ़ते भी हैं कि सोने के कुछ ग्राम से और हम लोग क्या 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। तो इसे पतले से पतले तार में बांटा जा सकता है, जैसे कि हमारे कॉपर वायर, घर में तांबे के जो तार होते हैं उनको काम में लिया जाता है, तो पतले से पतला तार हम लोग धातु से बना सकते हैं। तो ये इसमें गुण होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इनमें तन्यता, प्रत्यास्था, चमक व लचीलेपन का गुण पाया जाता है। आगे अगर इनकी क्रिस्टल संरचना देखी जाए तो ये किस तरह के होते हैं, तो हम लोग पढ़ते भी हैं, पहले केमिस्ट्री में पढ़ के आए हैं। BCC, FCC, काय केंद्रित, फलक केंद्रित, इस तरह की संरचना इनमें मिलती है। तो क्या लिखेंगे, इनमें क्रिस्टल संरचना ये जनरली ये सामान्य से है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यानी कि काय केंद्रित घनीय, तथा FCC यानी फलक केंद्रित घनीय। रूप में पाए जाते हैं। तो इतना हमारे पास हुआ। अब इसके जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, अगर इसके उदाहरण देखें तो कॉपर सोना हो सकता है, सिल्वर चांदी हो सकती है, अर्जेंटम, ऑरम, इन सब के बारे में, और जितने भी मेटल हो सकते हैं वो सारे के सारे हो सकते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज है कि धातुओं में चमक किस तरह से आती है, तो वो चाहे आपको लिखना नहीं है, बस समझना है। तो देखिए, जैसे कोई भी धातु है, ये चमकती कैसे है, जब इस पर क्या होता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट इस पर पड़ती है, तो इसमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपनी मूल अवस्था से उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। यानी कि मूल अवस्था मान लिया उसकी ये है, तो वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में यानी स्थायी उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, यानी उत्तेजित हो जाते हैं। अब लाइट मिलने का जो रीज़न होता है, कारण होता है, वो यही होता है कि जब इलेक्ट्रॉन अपनी उत्तेजित अवस्था में से मूल अवस्था में आते हैं तो वो कुछ रेडिएशन, कुछ विकिरण बाहर निकालते हैं, और वो विकिरण ही हमें लाइट के रूप में दिखते हैं। अगर वो हमारे कौन से क्षेत्र में हो, दृश्य क्षेत्र में हो, क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना परावैंगनी क्षेत्र, दृश्य क्षेत्र, तो हमारी आंखें सिर्फ दृश्य क्षेत्र वाले रंग देख सकती हैं, विबग्योर वाले। तो जैसे ही सूरज की लाइट इस पर पड़ती है, ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उत्तेजित हो जाते हैं, और उत्तेजित हो गए। अब उत्तेजित होने के बाद ये कितने समय तक रहते हैं वहाँ पे, 10⁻⁸ सेकंड तक रहते हैं। और जैसे ही इनका 10⁻⁸ सेकंड का टाइम यहाँ पे पूरा हो जाता है, उसके बाद ये वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में यानी मूल अवस्था में आने लग जाते हैं। और जब यहाँ से यहाँ पे जंप करते हैं तो कुछ विकिरण बाहर निकालते हैं, विकिरणों को इस तरह से दिखाते हैं, कुछ विकिरण बाहर निकालते हैं। ये विकिरण हमारे दृश्य क्षेत्र में होते हैं तो हमें उसी रंग का दिखाई देता है, जैसे सोना हमें पीले कलर का दिखाई देता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये हमारे पास थर्ड वाला जो पार्ट है, धात्विक बंध, धात्विक क्रिस्टल, वो हो गया। अब चौथा हम लोग पढ़ेंगे वांडर वाल बंध, जो कि बहुत ही वीक है, दुर्बल, बहुत ज्यादा दुर्बल है। वांडर वाल बंध, जनरली हम लोग वांडर वाल समीकरण वगैरह भी पढ़ते हैं, जो गैसों में पढ़ते हैं। हम जानते हैं कि जो गैसें होती हैं उनमें जो परमाणु होते हैं वो एक दूसरे से काफी दूर दूर होते हैं, उनके बीच में जो अन्योन्य क्रिया होती है वो नाम मात्र की होती है। उन्हें हम लोग जिस भी पात्र में डालें, चाहे हम लोग एक छोटे से कमरे में डालें, चाहे हम लोग एक बड़े से हॉल में डालें,
वो उसी तरह का आकार ले लेती हैं। सेम वही चीज़ यहाँ पे है कि जो वान डेर वाल बंध होता है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर बंध होता है, इसीलिए ये ज़्यादातर गैसों के बीच में पाया जाता है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब के बारे में। यानी कि जैसे एक तो होता है कि भाई बहुत अच्छी वाली फ्रेंडशिप कि वो हर चीज़ शेयर करते हैं सब कुछ, तो वो हम लोग जनरली मानेंगे आयनिक बॉन्ड या सहसंयोजक बॉन्ड, आयनिक बंध या सहसंयोजक बंध के बारे में। पर ये तो ऐसे है कि अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और एक मुसाफिर दूसरे से बात कर लेता है जनरली, बस नाम वाम पूछ लिया, उसके बाद उसे उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ रास्ता काटने के लिए उससे हमने बात कर ली, तो उन दोनों के बीच में एक इंटरेक्शन हो गया, एक अन्योन्य क्रिया हो गई, तो वो ही एक तरह की अन्योन्य क्रिया है वान डेर वाल बंध, जो कि टेम्परेरी होती है, काम चलाऊ होती है। तो मतलब दो चीज़ें अगर हल्की से भी संपर्क में आई तो उनके बीच में वान डेर वाल बंध लगने लग जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन अगर अपन लोग देखें, अन्योन्य क्रिया करने वाले, अन्योन्य क्रिया कुछ भी हो सकती है, चाहे वो आकर्षण हो चाहे वो प्रतिकर्षण हो, अन्योन्य क्रिया करने वाले अणुओं तथा परमाणुओं के मध्य बनने वाले दुर्बल बंध को वान डेर वाल बंध कहते हैं। वान डेर वाल बंध कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। और जनरली इसका जो यूज़ किया जाता है वो किसी भी क्रिस्टल जो होता है, यानी कि क्रिस्टल की बात तो अब हम लोग यहाँ पे करेंगे भी नहीं क्योंकि ये तो जनरली गैसों के बीच में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, किसी भी हमें यौगिक, किसी भी पदार्थ के बारे में उसकी संरचना को ज्ञात करने के लिए भी काम में लिया जाता है। तो अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि इसमें क्या क्या गुणधर्म मिलते हैं। तो अब लिखिए, वान डेर वाल बंध के गुणधर्म। पहला इसमें बात करेंगे, सबसे पहला वही सहसंजक ऊर्जा। कि ये बंध सबसे ज़्यादा दुर्बल बंध होते हैं, अतः इनकी सहसंजक ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये बंध बहुत दुर्बल होते हैं, अतः इनकी सहसंजक ऊर्जा बहुत कम होती है। पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी। दूसरी इसकी हम लोग देखेंगे चालकता। तो ये बहुत ही कम चालक होते हैं, यानी कि अच्छे चालक नहीं होते हैं विद्युत के और ऊष्मा के। ये विद्युत तथा ऊष्मा के अच्छे चालक नहीं होते। तीसरी अगर हम लोग बात करें तो इसके गलनांक और क्वथनांक की, तो जब इनका बंध ही बहुत दुर्बल है तो आसानी से टूट जाएंगे, और इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत ही ज़्यादा अत्यल्प होता है। इनके गलनांक व क्वथनांक
बहुत अल्प होते हैं। आगे देखेंगे इसकी। एक चीज हमने यहाँ पे देखी थी कि इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, बहुत कम होते हैं। इसीलिए जो भी ये बंध रखते हैं वो ज्यादातर गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इनके गलनांक व क्वथनांक बहुत कम होते हैं, अतः ये बंध जिनमें पाया जाता है वे सामान्यतः गैसीय अवस्था में होते हैं। गैसीय अवस्था में होते हैं। इतना। अब इसके बाद इसका जो अगली प्रॉपर्टी थी, शायद वो फोर्थ थी, आप लोग देख लीजिएगा, या फिफ्थ थी, संपीड्यता। अब जब गैस की बात आ रही है तो गैस में तो संपीड़न की प्रॉपर्टी, संपीड़न का गुणधर्म पाया जाता है, यानी कि गैस को हम चाहें तो बड़े से बड़े कमरे में या छोटे से छोटे सिलेंडर में भर सकते हैं एक ही गैस की क्वांटिटी को। तो क्या कहेंगे, इनमें संपीड्यता का गुण पाया जाता है। अब इसके अगर अपन लोग एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो वो कौन कौन से होंगे। हीलियम, वो भी गैस होती है, हाइड्रोजन भी गैस होती है, H2O2, ऑक्सीजन भी गैस होती है, नाइट्रोजन भी गैस होती है। ये अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि वान डेर वाल बंध जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं और हमें तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ना है। ये बंध या वान डेर वाल बंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होंगे। पहला, लंदन या प्रकीर्णन बल। लंदन या प्रकीर्णन बल। दूसरा, द्विध्रुव बल। द्विध्रुव बल। और तीसरा, द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव बल। अब इनके बारे में हमें एक एक के बारे में डीपली स्टडी करना है। तो इसमें थोड़ा बहुत आपको ये पता होना चाहिए कि द्विध्रुव क्या होते हैं, कि जब 2 परमाणु जिनके बीच में बंध बने वो ऐसे 2 परमाणु हो जिनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत अलग अलग हो। एक में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा हो, एक में इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। जैसे कि हम लोग ध्रुवीय अणुओं के बीच में बात करें तो ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, H2O जैसे कि, ऑक्सीजन
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के पास टेंडेंसी होती है पॉजिटिव चार्ज को लेने की, इसलिए इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है, इस पर भी आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर होता है आंशिक ऋणावेश। 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है इसमें, तो ये द्विध्रुव हो जाते हैं। पर पहले इनके बारे में हम परमाणु के बारे में पढ़ेंगे, ध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, अध्रुवीय अणु कौन से होते हैं, और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, फिर प्रेरित द्विध्रुव क्या होता है, उस सब के बारे में। तो ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।